Hello, student, and good afternoon to all of you, and welcome to all students on the online platform of Adda 24/7। जैसे कि आप लोग जानते हैं एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके साथ मोहम्मद इमरान जुड़ चुका हूँ 1 घंटे के लिए, और मैं आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट लाया हूँ वो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का भी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है आपका फ्रिक्शन। कर सकते हैं, और ऐप पे अभी आपको प्रेजेंट टाइम में टोटल फीस का 70% ऑफ मिलने वाला है। या अगर आप किसी भी साइट से जाने के बाद अगर अड्डा 247 को चैनल को ज्वाइन करते हैं और उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद अगर आप वहां पे क्लासेस लेते हैं, तो अगर आप किसी भी फैकल्टी का वाई कोड यानी कि प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको सारे स्टडी मटेरियल पे भी और हमारे कोर्स में भी जो कोर्स आप, तो हम लोग आपको यहाँ पे ये मेरा फैकल्टी वाई कोड है, ये फैकल्टी वाई कोड आप यूज कर सकते हैं। इफ यू विल यूज द माई फैकल्टी वाई कोड, आप इस फैकल्टी वाई कोड को यूज करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 62% ऑफ मिलने वाला है, 62% मिलने वाला ऑफ मिलने वाला है अगर आप कोई भी एक स्टडी मटेरियल को बाई करना चाहते हैं तो। और गाइस एक बात और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है कि सपोज स्टूडेंट्स अगर हमारे यहां पे प्रिपरेशन करता है और वो प्रिपरेशन अगर यहां पे करता है और सपोज करेगा उसका किसी भी एग्जामिनेशन में अगर सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो एग्जामिनेशन आपका देखो प्लीज जैसे मैं आपको बता दूं, चाहे वो एग्जामिनेशन आपका एसएससी जेई का हो, चाहे आईआईटी जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन गेट का हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो या किसी भी इंजीनियरिंग लेवल का एग्जामिनेशन हो या टीचिंग, अगर आपका किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अड्डा 20 आपको 100% मनी बैक की गारंटी देता है। आपको 100% मनी बैक मिलने वाली है और ये ऑफर जो वैलिड है वो 15 जून से लेकर 21 जून तक वैलिड है। तो गाइस फटाफट जल्दी से अब अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस का मजा लें कि अड्डा 24/7 पे किस टाइप की क्लासेस गोइंग ऑन है। तो प्लीज आज का जो मैं आपको फिर बता दूं, यहां पे जो मेरा टॉपिक कंटिन्यू है वो टॉपिक आपका क्या है, वो हमारे यहां पे चल रही है। यहां पे आपके पास यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं वो गेट 2021 के हैं। हम यहां पे आपको अड्डा 24/7 चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए गेट 2021 की अभी यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस लेके आए हैं ताकि आप लोग ये समझ पाए कि अदर चैनल की कंपेयर में हम आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि अड्डा 24/7 पे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है तो प्लीज अड्डा 24/7 पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा पेड बैच 13 जुलाई से यानी कि आने वाली 13 जुलाई को हमारे यहां पे जितने भी गेट के बैच हैं सारे के सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं फॉर दी ऑल ब्रांचेस हमारे पास अभी हाल फिलहाल में एक तो सिविल है और एक मैकेनिकल है एंड तीसरा वन इज इलेक्ट्रिकल एंड ईसी एंड ईआई, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं EEC एंड EI, इन तीनों की अभी हम आपको गेट 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाले हैं। तो गाइज अभी मैं जैसा आपको बताया हमारे यहां पे अभी 62% ऑफ चल रहा है अगर आप किसी भी फैकल्टी का प्रोमो कोड यूज करते हैं। तो चलो जी, अब मैं जैसे कि आपको फिर बता दूं, मैं आपके साथ मोहम्मद इमरान टॉपिक लेके जुड़ चुका हूं फ्रिक्शन। तो जैसे कि गाइस फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर मैं आपके लिए ले चुका हूं, फ्रिक्शन की मैं लास्ट क्लास आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कि पहला टॉपिक लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन की पहली क्लास आप लोगों की हो चुकी है। फ्रिक्शन का पहला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ले चुका हूं मैं आपको लास्ट लेक्चर में। तो जो स्टूडेंट्स कल नहीं आए थे वो कल जाके मेरा लास्ट लेक्चर सुन लेंगे। अड्डा 247 चैनल पे मेरा कल फ्रिक्शन की क्लासेस पड़ी होगी और जिस लेक्चर को मैंने लिखा होगा पार्ट 1 का लेक्चर है, आज मेरा फ्रिक्शन का पार्ट 2 का लेक्चर है।
तो गाइस आप लोगों को क्लियर होगा। मैं लास्ट लेक्चर को एक बार आपको फिर मेमोराइज करा देता हूं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि एक बार फटाफट मैं जल्दी से आपको बता देता हूं मैंने आपको क्या रिवाइज कराना था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह लिखना सिखाया था कि आप ये कैसे डिसाइडेड कर सकते हैं कि मोशन कब कब नहीं होगी। यानी कि स्टैटिक की आपके पास दो टाइप की कंडीशन होती है। एक आपके पास यानी कि फ्रिक्शन के अंदर आपके पास दो टाइप की कंडीशन होती है। एक कंडीशन आपके पास स्टैटिक होती है और एक कंडीशन आपके पास काइनेटिक होती है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी ब्लॉक को मोशन कराने के लिए जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है, वो जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स की कंपेयर में कितना है। किसी बॉडी पे कोई भी एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मोशन में है या नहीं है वो आप अप्लाइड फोर्स लगा के चेक करने वाले हैं। जब तक आप ये डिसाइड ना कर पाए कि रिलेटिव मोशन पॉसिबल है या नहीं है तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे जब तक आपको डाटा में कुछ लिख के ना दिया हो। तो गाइज जैसे मैं अब आगे लेके चलता हूं आपको, तो फ्रिक्शन के बारे में कल मैंने आपको इसकी एक मैकेनिज्म भी समझाई थी। जैसे कि आपने यहां पे देखा है, कल मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट मेरे पास ये था कि फ्रिक्शन दो टाइप के थे, एक स्टैटिक था और एक काइनेटिक था। और स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएस थी और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के थी। और मैंने कल आपसे बोला था कि म्यूएस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ग्रेटर देन इज। लेकिन कोई स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पता कर सकता था कि सर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एक्चुअल में ग्रेटर देन क्यों होती है। जब कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा होता है, जैसे कि ये आपको ब्लॉक सामने नजर आ रहा है, मैंने एक ब्लॉक लिया जिसका वेट W है, इसका वेट W है और ये किसी एक सरफेस पे रखा गया है और पॉइंट ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जिसकी वैल्यू कैपिटल N है। पॉइंट ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगी है जिसकी वैल्यू कैपिटल N है। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपने यहां रखा है और स्टार्टिंग कंडीशन में अगर वो ब्लॉक रेस्ट की पोजीशन पे है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन में अगर वो ब्लॉक रेस्ट की पोजीशन पे, तो होता ये है जैसे आपके पास लेट अस अज्यूम दैट दिस वन इज द वन सरफेस, ये कोई भी आपके पास एक सरफेस है। अगर स्टार्टिंग कंडीशन में यहां पे रखा गया था और इसके ब्लॉक इस पर कोई भी एक ब्लॉक रखा गया था, लेट अस अज्यूम दैट दिस वन इज द वन ब्लॉक, ये कोई भी ब्लॉक यहां पे रखा गया है। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, अगर इसको माइक्रोस्कोपिक वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो माइक्रोस्कोपिक वे में अगर इसको देखा जाए तो होता क्या है कि नीचे वाला जो सरफेस आपने बनाया था एक्चुअल में ये सरफेस स्मूथ नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। इस सरफेस में अगर इसको माइक्रोस्कोपिक वे में देखा जाए तो यहां पे ये सरफेस किसी ना किसी जिगजैग वे में इस तरीके से क्या होता है और ऊपर वाले ब्लॉक के सरफेस भी जिगजैग वे में ये बना हुआ होता है। तो ऊपर वाले सरफेस की लेयर नीचे वाले सरफेस की लेयर में क्या करके चली जाती है, एंट्री करके चली जाती हैं। क्या करके चली जाती हैं, एंट्री। अगर ये यहां पे एंट्री करके चली गई तो होता ये है, अगर सपोज करो इसने यहां पे एंट्री कर ली तो प्लीज गाइज यहां पे ये होना है, अगर इसने यहां पे एंट्री कर ली तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक कंडीशन में आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि इन दोनों के बीच में एक वेल्डिंग हो गई हो। क्या वेल्डिंग हो गई हो? अगर इन दोनों के बीच में अगर वेल्डिंग हो गई होगी तो प्लीज स्टार्टिंग कंडीशन में इन दोनों के बीच में वेल्डिंग को ब्रेक करने के लिए इसमें एक फोर्स की नीड की, एक एक्सेस फोर्स की नीड होती है। तो यार प्लीज स्टैटिक कंडीशन में अगर कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, तो मैंने आपको समझाया लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एनी वन बॉडी एंड बॉडी इज इन अ स्टैटिक कंडीशन सो दैट जो म्यूएस की वैल्यू है वो म्यू के से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। म्यूएस की वैल्यू म्यू के से ग्रेटर देन होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में जब ये दोनों रेस्ट में थे तो ये बॉडी ऊपर वाले सरफेस की बॉडी और नीचे वाले सरफेस की दोनों बॉडी के बीच में एक क्या हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। इस बॉन्डिंग को आप ये कह सकते हैं जैसे कि इन दोनों के सरफेस के बीच में वेल्डिंग हो गया हो। यानी कि वेल्डिंग अगर हो गया हो तो इन दोनों सरफेस के बीच में वेल्डिंग को ब्रेक करने के लिए किसी ना किसी एक्सेस फोर्स की नीड होती है। तो प्लीज सो दैट वी कैन से हियर द म्यूएस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू के। म्यूएस की वैल्यू स्टार्टिंग कंडीशन में हमेशा म्यू के से क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। सपोज करो आपने एक अप्लाइड फोर्स यहां पे P अप्लाई किया है और W क्या है, W इज द वन वेट ऑफ द वन बॉडी। W किसी भी सरफेस का अपना एक वेट है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एंड कैपिटल N इज नॉर्मल रिएक्शन एंड F इज अ वन फ्रिक्शन फोर्स और F और N का जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल ऑफ R है, वो कैपिटल ऑफ R है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सपोज करिएगा आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है, अगर वो ब्लॉक आपने किसी एक सरफेस पे अगर पुट किया है
जैसे ये कोई ब्लॉक था और ये ब्लॉक अगर किसी सरफेस पे आपने यहां पुट किया है, तो लेट अस अज्यूम दैट, मैं एक फंडा आपको बताने चाह रहा हूं, जैसे ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक अगर किसी सरफेस पे आपने यहां पे पुट किया है, तो प्लीज यहां पे दो टाइप के फोर्सेस आपके लगने वाले होते हैं और दोनों टाइप के फोर्सेस को मैं आपको लगा के दिखाऊं कि हाउ वी विल अप्लाई द वन फोर्स ऑन दैट वन बॉडी। यहां पे दो टाइप के फोर्सेस आपके, और वो दोनों टाइप के फोर्स कौन कौन से होते हैं मैं उनका मैग्नीट्यूड आपको बता रहा हूं। जैसे आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्टिंग पैरेलल टू सरफेस। एक फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो सरफेस के पैरेलल है। लेट अस अज्यूम दैट इस फोर्स की वैल्यू को आपने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को F कह दिया। दिस फ्रिक्शन फोर्स बिकम इज इक्वल टू F। फ्रिक्शन फोर्स को आपने क्या कहा, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को आपने क्या कह दिया, F कह दिया। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को आपने F कहा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम और है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन और लगती है और वो रिएक्शन आपके पास क्या होती है, कैपिटल N। वो रिएक्शन क्या होती है, कैपिटल N। वो रिएक्शन क्या होती है, कैपिटल N। यानी कि एक सरफेस पे हमेशा दो टाइप के फोर्स लगा करेंगे। एक फोर्स आपके पास कैपिटल N, फोर्स हमेशा कैपिटल F लगा करेगा। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। N हमेशा कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगा करेगा और F हमेशा सरफेस के पैरेलल लगा करेगा। F हमेशा सरफेस के पैरेलल लगा करेगा और N हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगा करेगा। फिगर में देखें, अगर एक बॉडी पे अगर आप दो फोर्स अप्लाई कर दें तो प्लीज, एक फोर्स F है और एक फोर्स N है, इन दोनों का कहीं ना कहीं एक नेट रिजल्टेंट फोर्स जरूर आने वाला है। अगर एक पॉइंट पे दो फोर्स लगे हों तो प्लीज उन दोनों का कहीं ना कहीं एक नेट रिजल्टेंट फोर्स जरूर होगा और उस नेट रिजल्टेंट फोर्स को मैं कहूंगा कैपिटल ऑफ R। तो इस नेट रिजल्टेंट फोर्स ने कैपिटल N के साथ जो एंगल बनाया है, लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल बिकम इज इक्वल टू फाई एंड फाई बिकम इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल। फाई को आप क्या कहते हैं, फाई बिकम इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल। फाई को आप कहा करेंगे फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल किसको कहते हैं, देखो प्लीज, एक बॉडी अगर किसी सरफेस पे पुट है तो वहां पे दो टाइप के फोर्स लग सकते हैं। एक फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है और एक फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो प्लीज, जब एक बॉडी पे दो फोर्स लगे, एक सरफेस के पैरेलल एक सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का यहां पे एक नेट फोर्स बन गया और वो नेट फोर्स कैपिटल R है। और इस नेट फोर्स कैपिटल R ने इस कैपिटल N के साथ जो भी एंगल बनाया है, इसी एंगल को आप कहते हैं फ्रिक्शन एंगल। इस एंगल को आप क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल। और प्लीज गाइस अगेन फिर सुनिएगा 1 मिनट मेरी बात। और कैपिटल R ने N के साथ जो एंगल बनाया था, ये एंगल आपका फाई है, तो फाई बिकम इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल। अगर मैं यहां पे अगर इस फिगर के लिए अगर मैं यहां पे लिख के दिखा दूं tan फाई, तो प्लीज tan फाई की वैल्यू मैं बड़े इजीली लिख सकता हूं यहां पे। tan फाई बिकम इज इक्वल टू F बाई N। tan फाई बिकम इज इक्वल टू F बाई N। tan फाई क्या होता है, फाई के लिए N तो बेस है लेकिन फाई परपेंडिकुलर है, तो tan फाई बिकम इज इक्वल टू F अपॉन में N। tan फाई की वैल्यू क्या होती है, F अपॉन में N होती है। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द F, F बिकम इज इक्वल टू म्यू इनटू N, और अपॉन में N चल ही रहा है और N से N कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू म्यू। यानी कि अब आप यहां पे अगले पेज पे ये कह सकते हैं, द वन म्यू बिकम इज इक्वल टू, आप म्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, द वन म्यू बिकम इज इक्वल टू tan फाई। म्यू की वैल्यू को क्या कह दिया आपने, tan फाई। इफ वी हैव यूज हियर द म्यू बिकम इक्वल टू म्यू एस, अगर आपने म्यू को अगर म्यू एस लिख दिया तो प्लीज फाई को लिख देंगे फाई एस, एंड फाई एस बिकम इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल। फाई एस बिकम इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल है। नाउ हियर वी कैन से फाई एस बिकम इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। आप इसको ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। इसका कुछ यूजेस है, आगे चल के वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। तो प्लीज गाइस आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउ हियर हाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू, एंड द वन म्यू बिकम इज इक्वल टू tan फाई, एंड यू नो वेरी वेल, आपको बिल्कुल क्लियर है पिक्चर में कि एक बॉडी पे आपने क्या किया, एक बॉडी को जब आपने किसी सरफेस पे पुट किया तो वहां पे आपके पास दो टाइप के फोर्स लगे, एक सरफेस के पैरेलल, और जो फोर्स सरफेस के पैरेलल लगा आपने उसको फ्रिक्शन फोर्स कहा है। यानी कि स्मॉल f को आपने कहा है फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल f को कहा है फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल f आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है।
and capital N become is equal to normal force. Capital N become is equal to normal force. एक बॉडी पे हमेशा दो फोर्स लगेंगे, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक कैपिटल एन, और प्लीज इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो कैपिटल आर है, और कैपिटल आर ने एन के साथ जो एंगल बनाया है वही एंगल आपके पास क्या है, फ्रिक्शन एंगल, और फाई को आप क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल. फाई इज बिकम इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल. तो चलिएगा प्लीज न्यू पॉइंट पे चलते हैं. नाउ हियर जैसे कि मैंने आपको एक कर्व भी आपको बना के दिखाया है, कल मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन की तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, और जहां पे कोई भी नो रिलेटिव मोशन होती है, यहां पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती है. दूसरा मोशन की कंडीशन होती है, और जहां मोशन हो वहां ये काइनेटिक बन जाता है. क्या बन जाता है, काइनेटिक. ये मैंने आपको कल समझाया था प्लीज. जैसे कि अब आप यहां पे एक मिनट प्लीज यहां देखेंगे, मैंने कुछ ब्लॉक्स आपको बना के दिखाए हैं, और कुछ ब्लॉक्स आप फिगर में यहां देख लें, और इन ब्लॉक्स को आप यहां पे थोड़ा सा फील करिएगा प्लीज. मुझे यहां पे किसी भी सरफेस की एक इक्वेशंस को लिख के दिखाना है. जैसे मैं पहले वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, और पहले वाले ब्लॉक की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इसको थोड़ा सा समझेंगे प्लीज. नाउ हियर आई वांट टू डिस्क्राइब द फर्स्ट वन कंडीशन. जैसे आपको पहली कंडीशन में नजर आ रहा है कि मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है, और वो ब्लॉक जो रखा गया है उस ब्लॉक का जो वेट है वो W है. एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं. पहले वाले डायग्राम को अगले वाले पेज पे लेके चलते हैं. तो मैं इसको अगले वाले पेज पे ऐड कर देता हूं. मेरी बात सुनेंगे आप. यहां देखें आप, यहां पे क्या हो रखा है कि कोई भी एक ब्लॉक था, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो W है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो W है. ओके, और यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगी है, और आपने जो फोर्स अप्लाइड किया था वो फोर्स आपने P जो अप्लाई किया वो भी आपने वर्टिकल डायरेक्शन में किया है. अगर इन दोनों सरफेस के पैरेलल अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन फोर्स लगता, तो प्लीज सपोज करो ये फ्रिक्शन फोर्स आपके पास ये हो जाता. सपोज करो फ्रिक्शन फोर्स को आप F कह देते, फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या कह देते, F कह देते. अब मैं यहां पे अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आपसे लिखने के लिए कहूंगा, देन यू नो द वन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन बिकम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो दैट मींस F बिकम इज इक्वल टू 0 हो गया. आपकी वैल्यू 0 हो गई. अब ऐसी आप एक इक्वेशन लिखो, और उस इक्वेशन को कहो सिग्मा एफ वाई बिकम इज इक्वल टू 0. जब सिग्मा एफ वाई बिकम इज इक्वल टू आप 0 कहोगे, तो फिगर में बताओ वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं. वाई डायरेक्शन में एक फोर्स आपके पास लगा है P. एक वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रखा है वो फोर्स है आपके पास P, और P जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है. तो प्लीज मैं यहां लिख दूंगा P, तो फोर्स बना आपका P, और W भी नीचे की ओर, तो P प्लस W बिकम इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ N. यानी कि इस दैट वन प्रॉब्लम में, इस वाले केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स है नहीं लग रहा है. हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा. अब मैं दूसरे वाले केस की बात कर रहा हूं. इन दैट वन केस मैंने क्या किया, इस वाले केस में आपने यहां पे, इस वाले केस में आपने यहां देखो, आपने इस वाले केस में जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, दिस वन इज P. ये जो फोर्स है ये P है, और ये P किसी एक एंगल पे लग रहा है. यहां पे जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स आपका क्या है, किसी भी एक एंगल पे लग रहा है. तो प्लीज मैं यहां पे आपको तीनों की तीनों कंडीशंस आपको बताने वाला हूं. तो प्लीज गाइज आप कभी भी ये मत कह देना कि फ्रिक्शन फोर्स में आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो N की वैल्यू mg होती है. प्लीज डोंट रिमेंबराइज दैट वन फॉर्मूला. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी आपको कभी नहीं लिखना है. जैसे कि ये ब्लॉक में आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना के दिखा रहा हूं, फटाफट से थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देख लेंगे. जैसे ये कोई भी एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक मैंने यहां पुट किया, और इस ब्लॉक पे जो भी आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, मतलब जो भी आप इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर दी मोशन, मोशन के लिए आप जो भी यहां पे एक फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज जरा देखिएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है. आपने यहां पे कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया एट दैट वन पॉइंट, और जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, सपोज करो वो फोर्स आपके पास कितना है, वो फोर्स आपके पास F है, वो फोर्स आपके पास, सॉरी, वो फोर्स आपके पास P है, वो फोर्स आपने P लगा रखा है. और इस बॉडी का जो वेट है W तो नीचे की ओर लग ही रहा है. अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे पुट है, तो प्लीज उसको बैलेंस करने के लिए यहां से नीचे से वर्टिकल से एक नॉर्मल रिएक्शन लगनी है, और वो कैपिटल N होने वाली है. वो रिएक्शन क्या होगी, कैपिटल N होगी. लेकिन अगर मैं यहां पे अगर इस सरफेस का, इस फोर्स के अगर 2 कंपोनेंट लिख दूं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इस फोर्स के एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक कंपोनेंट इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल बनेगा, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल बनेगा. कंपोनेंट करना आप लोग जानते हैं, मेरा मैकेनिक्स का पहला लेक्चर जाके सुनेंगे कंपोनेंट के लिए.
कंपोनेंट के लिए मैकेनिक्स का मेरा पहला लेक्चर सुनेंगे, एक फोर्स अंदर की ओर, एक फोर्स बाहर की ओर। तो ये बना इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको तुम क्या कह दो, px। ये बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बना आपका px, और इस वाले कंपोनेंट को आप कह दो py। इस कंपोनेंट को आप क्या कह दो, py। इस कंपोनेंट को कह दो py। नाउ हियर px इज एक्टिंग इन दैट वन डायरेक्शन, सो दैट फॉर बैलेंसिंग दैट वन ए फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन दैट वन डायरेक्शन। सपोज करो ये फ्रिक्शन फोर्स आपके पास F है। आपको बिल्कुल फिगर में समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूं। अब मैं आपको यहां पे दो इक्वेशंस लिख के दिखा, नहीं यहां पे n इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं है बच्चे, यहां पे n की वैल्यू w नहीं है। अब मैं यहां पे आपको दो इक्वेशंस लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा एफ वाई। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई। सबसे पहली इक्वेशंस आप लिखेंगे यहां सिग्मा एफ वाई। मैं सबसे पहली इक्वेशन लिखूंगा सिग्मा एफ वाई बिकम इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई बिकम इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रखे हैं, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स तो पी वाई लगा है और एक डब्ल्यू लगा है, और वो बिकम इज इक्वल टू एन के बराबर है। वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्स की बात कर लूं तो प्लीज हॉरिजॉन्टल में मोशन कराने का जो मेन कॉजेज है वो px है, और ये वाला फोर्स लगने वाला f है। अब यहां पे दो कंडीशन हो सकती हैं, तीन कंडीशन हो सकती हैं। px की वैल्यू f से बड़ी हो सकती है फ्रिक्शन फोर्स की कंपेयर में, px की वैल्यू f से कम हो सकती है, और px की वैल्यू f के बराबर हो सकती है। अगर प्लीज अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर फ्रिक्शन फोर्स की कंपेयर में अगर ज्यादा है तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी, अगर कम है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगी, अगर बराबर है तो ये इंपैंडिंग कंडीशन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये जरूर चेक करना पड़ेगा। अब गाइस मैं यहीं पे एक मोशन को किसी भी एक इंक्लाइन प्लेन पे दिखाना चाहता हूं। Now here we want to explain that one concept of the relative motion on a inclined plane। मतलब मैं यही कॉन्सेप्ट आपको किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे भी डिफाइन करके दिखाना चाहता हूं। तो गाइस पहले तो इंक्लाइन प्लेन की बात कर लेते हैं, एक बार देखेंगे मैं क्या आपको डिफाइन करने वाला हूं। सपोज करिएगा ये कोई भी आपके पास एक सरफेस है, और यहां पे मैं आपसे कह दूं कि ये वाला ये आपके पास ये कोई भी एक इंक्लाइन सरफेस था, और यहां से मैंने कोई भी एक एंगल बनाया है, और ये एंगल मैंने आपके लिए थीटा बनाया है। और मैंने क्या किया, यहां पे मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैंने यहां पे कोई भी एक ब्लॉक कंसीडर किया है, दिस वन इज वन ब्लॉक, और ये ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन दैट वन सरफेस। ये कोई भी एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे पुट किया गया है। ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे पुट किया गया है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहां पे रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले इस W के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इसका ये आएगा, और ये कंपोनेंट आपका बनेगा mg sin थीटा। ये कंपोनेंट क्या बनेगा, mg sin थीटा। एक कंपोनेंट ये आएगा, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास क्या बनेगा, mg cosine ऑफ थीटा। mg cosine ऑफ थीटा। यू नो हाउ वी विल डिवाइडेड दी वन मास। मास के दो कंपोनेंट करना तो आप जानते हैं, बिल्कुल अभी कराएंगे इब्राहिम साहब जी, थोड़ी देर रुक जाओ, बस ये कॉन्सेप्ट समझाकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो प्लीज दिस वन इज mg एंड समथिंग। अब आप फिगर में देखें, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, बिल्कुल मैंने आपसे बोला था, एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, और आपको दिख रहा है mg नीचे की ओर लग रहा है। तो प्लीज गाइस फ्रिक्शन फोर्स आपके पास ऊपर की ओर लगने वाला है। अब यहां पे तीन कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, देखो भाई, अगर आपको रिलेटिव मोशन अगर स्टार्ट करने की कंडीशन लिखनी है तो आप सीधी सी एक बात जान लीजिएगा, mg sin थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम होनी चाहिए। ये वो कंडीशन है जो नीडेबल है टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन। टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन आपको ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ हियर mg sin थीटा and should be greater than is equal to what is the f maximum mu s into of mg cos थीटा। क्योंकि यहां पे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स f मैक्सिमम क्या होगा, f मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास क्या होगी, f मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास होगी, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम आपके पास होगा mu s into the n, mu s into the n। आप फिगर में देख लो n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, तो mg से mg कैंसिल हो गया और cos थीटा sin थीटा के नीचे आ गया, तो बन गया tan थीटा और शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू mu s। और आपने अभी देखा था कि mu s की वैल्यू को मैं कुछ भी लिख सकता हूं। चलो पहले इतना ही लिखा रहने दो,
यानी कि अब आप यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये वो कंडीशन है जो नीडेबल है टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। और यू नो वेरी वेल थीटा बिकम इज इक्वल टू द इंक्लाइन प्लेन एंगल। लेकिन अभी आपने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया था और मैंने आपसे बोला था इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। आपने म्यूएस का फॉर्मूला भी आपने मुझे लिख के दिखाया था, tan phi s। फाई क्या है? फाई फ्रिक्शन एंगल है, जबकि थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। तो मैं यहां पे ये कंडीशन लिख सकता हूं, द tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यूएस की वैल्यू पुट कर दूंगा। म्यूएस की वैल्यू आपने लिखी थी tan phi s, तो tan से tan कट गया, देन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू phi s। यानी कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले आप पड़ेगा कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल, व्हाट द थीटा बिकम इज इक्वल टू इंक्लाइन प्लेन एंगल, इंक्लाइन प्लेन एंगल, इंक्लाइन प्लेन एंगल। एंड व्हाट इज द प्लीज phi s? स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल, स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल। यानी कि आप ये कहने वाले हैं अगर दो सरफेस के बीच में अगर आपको रिलेटिव मोशन स्टार्ट करनी है और वो सरफेस अगर यानी कि ब्लॉक अगर किसी एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है, तो जो थीटा है यानी कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल की कंपेयर में ज्यादा होना चाहिए। यानी कि इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जो आपके लिए नीडेबल है टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन, दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इसको और क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है जहां से आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है कि कहां से रिलेटिव मोशन आपकी क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। यह बात आप बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जैसे कोई मोबाइल है, एक ब्लॉक है और मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक सरफेस ये ले लिया। अब एक मिनट रुकें, जैसे मैंने एक सरफेस ये लिया, ये सरफेस फ्लैट है, तो मैंने इस सरफेस फ्लैट पे कोई भी एक मोबाइल यहां रख दिया, तो ये मोबाइल अभी रेस्ट की कंडीशन में रखा गया है, तो अभी यहां पे कोई भी मोशन नहीं है। अब एक काम करो, इसका इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल बढ़ाते चले जाओ। यानी कि इस टेबल, जो टेबल सी मैंने आपको बना के दिखाई थी, इसको ऐसे झुकाते चले जाओ। जब झुकाएंगे तो इसने पहले ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 बनाया, धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाओ। तो जब ये ब्लॉक यहां पे रखा गया था, मोबाइल रख के देखें, धीरे धीरे एंगल बढ़ाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां से मोबाइल जस्ट आपके पास यहां से क्या करने वाला, देखो स्लाइड करने लगा। आपको वीडियो में दिख चुका होगा, यहां से स्लाइडिंग करने लगा। तो इंक्लाइन प्लेन का यही एंगल, दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जहां से रिलेटिव मोशन स्टार्ट होती है उसी को रिपोज एंगल कहते हैं। और प्लीज वो एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जो है स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल की कंपेयर में ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि कोई भी एक सरफेस मैंने यहां बनाया, लेट अस अज्यूम दैट ये कोई भी एक लाइन है और इस लाइन पे आपने क्या किया, कोई भी, जैसे यहां पे आपने कोई भी एक पिन लगा दी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तुमने यहां पे कोई भी एक पिन लगा दी, ये एक पिन लगा रखी है आपने। पिन लगाने का मतलब है ताकि आप इसके अबाउट रोटेट कर सकें, घूम सकें। और यहां पे पिन लगा के दोनों मेंबर को एक साथ किसी पिन के साथ जोड़ रखा था, और वो मेंबर थोड़ा सा आप ऊपर की ओर दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर की ओर। और इस मेंबर पे कोई भी एक ब्लॉक रख दें, इस मेंबर पे कोई भी एक ब्लॉक रख दें। क्या यहां रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी? अभी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे आपने इस ब्लॉक पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, क्योंकि अभी इस कंडीशन में इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा बिकम इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री है तो यहां लिख के चला जाऊंगा नो रिलेटिव मोशन, यहां पे लिख के चला जाऊंगा नो रिलेटिव मोशन। अगर मैं इस ग्रीन लाइन को पकड़ के अगर थोड़ा सा ऐसा ऊपर की ओर घुमाता हूं तो होता क्या है, इसका इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि एंगल बढ़ाते बढ़ाते आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे जब आपने जो ब्लॉक रखा था वो इस ब्लॉक के सरफेस के अलोन स्लाइडिंग मोशन क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? स्लाइडिंग मोशन। अगर इसने इस ब्लॉक के अलोन अगर स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट कर दी तो इंक्लाइन प्लेन का यही एंगल जो आपने अभी कैलकुलेट किया था, इसी एंगल को आप क्या कहते हैं? थीटा। और थीटा को आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि वो एंगल जहां से आपकी रिलेटिव मोशन क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, वो एंगल जहां से आपकी रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाली है उसी को आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ओके गाइस, तो चलो जी, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएं, मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगल बिफोर द ब्लॉक बिगिन टू स्लिपिंग। इफ थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे, इफ
आपको यहां पे कुछ एज्यूम कर लेना, इफ म्यू एस बिकम इज इक्वल टू 0.5, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है। आपको बताना है, एक काम करो, इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखाओ। इंक्लाइन प्लेन एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट द ब्लॉक बिगेन टू स्लिप, यानी कि ब्लॉक आपका क्या करना शुरू कर दे, स्लिपिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है। तो प्लीज करके दिखाओ क्वेश्चन को, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है। अरविंद कुमार, क्या क्लास बफर कर रही है क्या? अरविंद कुमार, क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ने। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगल बिफोर द ब्लॉक बिगेन टू स्लिप, और म्यूएस की वैल्यू 0.5 है। एक काम करेंगे, इस ब्लॉक का मास कुछ बोल दें, मास बोल दें कुछ, मास की वैल्यू कुछ बोल देते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मास बिकम इक्वल टू 20 kg, mass of that one block become is equal to 20 kg। कोई भी बच्चा आंसर बताए। प्लीज जल्दी से बताए। फटाफट आंसर बता दो। व्हाट इज द फ्रिक्शन, इंक्लाइन प्लेन एंगल कितना चाहिए टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन? किसी बच्चे ने आंसर बताया? प्लीज फटाफट, यू हैव द 30 सेकेंड टाइम, आपके पास 30 सेकेंड और बची हैं। फटाफट प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन प्रॉब्लम। You want to find out the inclined plane angle so that block will start to slip in downward direction। मतलब मुझे इस inclined plane का एंगल की वैल्यू बता दो so that ये ब्लॉक आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लीपिंग स्टार्ट कर दे। तो कोई भी बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? प्लीज आनंद कुमार आंसर बताओ, प्लीज आनंद कुमार जी आंसर बताओ। अरविंद साहब, नीरज नेगी, द वायरल वीडियो एंड ये क्या लिखा है, अभ्युनंदा एंड इब्राहिम दिलवाले साहब, चलिए से प्लीज प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन प्रॉब्लम? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सो दैट द वन ब्लॉक विल बिगिन टू स्लिप इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन? तो गाइस, जैसे कि मैं अभी आपको बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक कंडीशंस पढ़ाई, ये क्वेश्चन एग्जाम की बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, तो मैं अगेन उस प्रॉब्लम को फिर आपको सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई अगर कोई भी ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा होता है, तो प्लीज टू स्टार्टेड द रिलेटिव मोशन, यू नो वेरी वेल, टू स्टार्टेड द रिलेटिव मोशन tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू एस। जहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, द थीटा इज इंक्लाइन प्लेन एंगल, तो यू कैन राइट डाउन हियर द tan थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट इज द म्यू एस, म्यू एस बिकम इज इक्वल टू, या तो म्यू एस की वैल्यू आपको पता है, दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 0.5, देन फॉर स्टार्टिंग द रिलेटिव मोशन देन थीटा बिकम इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। अब आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, किसी भी केएलसी से मुझे आप आंसर सोल्व करके बता दें। कोई भी एक कैलकुलेटर ले लें और कैलकुलेटर में थीटा की वैल्यू बता दें कितनी बनी, tan इनवर्स 0.5। तो अगर आप यहां tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आई थिंक इस अड्डा 247 के चैनल पे जो मेरे बच्चे हैं, जो अड्डा 247 के चैनल पर जो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे मुझसे, इंजीनियर्स अड्डा 247 पे, आई थिंक वो बच्चे यहाँ क्लास लेने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में नियर बाई 25 से 30 बच्चे के करीब ऑनलाइन रहते थे और वो बच्चे फटाफट क्वेश्चंस का आंसर भी बताते थे। तो आई थिंक जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, मॉर्निंग वाले सेशन वाले बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, मॉर्निंग सेशन के बच्चे। कोई नहीं, चलो तो प्लीज आप मुझे फटाफट आंसर बता दें। आनंद कुमार जी आंसर कितना बना किसी बच्चे का? 26.56।
तो प्लीज यार इतनी देर में आंसर बताओगे यार, कैसे काम चलेगा यार, इतनी देर में आंसर बताया आप लोगों ने। तो थीटा की वैल्यू कितनी बनी, थीटा की वैल्यू 26.56 आ गई। यानी कि अगर इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर मैंने 26.56 से ज्यादा पुट कर दिया तो याद रखना यहां पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए 26.56 डिग्री से, और 26.56 डिग्री पर रिलेटिव मोशन हो ही नहीं है, ये इंपांडिंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से रिलेटिव मोशन स्टार्ट जस्ट होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे मास की वैल्यू को अगर अब 40 केजी कह दूं, पहले 20 केजी था, मास की वैल्यू को 40 केजी कह दूं, तो बताओ क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, इंक्लाइन प्लेन के एंगल की वैल्यू बताओ। अगर मास की वैल्यू, नहीं यार बफर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, पूरा स्पीड मेरा बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। अगर बफर हो रहा होगा ना तो तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम है, मेरी स्पीड बहुत ही अच्छी आ रही है। तो प्लीज मुझे फटाफट बताएं जल्दी से। आनंद कुमार आप बताओ, अगर मास की वैल्यू 40 केजी हो गई, अगर लेट अस अज्यूम दैट मास बिकम इज इक्वल टू 40 केजी, अगर मास की वैल्यू 40 केजी हो गई तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। पहला मास कितना था, और म्यू अभी भी सेम है, म्यू अभी भी दोनों के लिए सेम है, यहां पे 0.5 और यहां पे 0.5, और यहां पे मास कितना सोचा था 20 केजी, और यहां पे मास कितना सोच लिया 40 केजी, नो चेंजेस, जबरदस्त। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है, इंक्लाइन प्लेन एंगल की वैल्यू, वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो पैरामीटर मास पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने के लिए जो आपका एंगल की नीड है इंक्लाइन प्लेन की, वो एंगल आपका 26.56 डिग्री है, चाहे मास की वैल्यू कुछ भी हो। बट कंडीशन यही है कि दोनों सरफेस के बीच में जो प्रॉपर्टी है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। पहले भी आपका म्यू एस 0.5 था और अभी भी आपका 0.5 ही है। तो गाइस थैंक यू सो मच अरविंद साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताया। एक क्वेश्चन और करके दिखाएं, एक क्वेश्चन और करके दिखाएं। क्वेश्चन की पहले तो थ्योरी पढ़ लें, पहले तो एक बार इस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लें, और थ्योरी पढ़ने के बाद आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, थ्योरी पढ़ें। ए 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग as shown in the figure on a 300 Newton block on a inclined plane। यानी कि आप ये कहने वाले हैं कि कोई भी आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और उस इंक्लाइन प्लेन पे तुमने क्या किया है, आपने उस इंक्लाइन प्लेन पे 300 न्यूटन का एक ब्लॉक पुट किया है, और उस 300 न्यूटन के ब्लॉक को रोकने के लिए तुमने यहां पे एक फोर्स भी अप्लाई किया है, और जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो 100 न्यूटन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इस प्रॉब्लम की क्वेश्चंस की थ्योरी सुन लें। थ्योरी क्या है प्लीज एक बार सुनेंगे प्लीज। नाउ हियर, पर मैं थोड़ा सा डायग्राम ऊपर बना देता हूं। ओके गाइस, a 100 Newton force is acting on a 300 Newton block placed on an inclined plane. Okay, the coefficient of friction between the block and the plane surfaces are the mu s and mu k, and mu s become is equal to 0.25। mu s की वैल्यू आपको दे रखी है, mu s become is equal to 0.25 and mu s become is equal to 0.25। mu s की जो वैल्यू है वो 0.25 है, and mu k become is equal to 0.2 है। Determine the whether the block is in equilibrium condition और find out the block value of the friction force। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये ब्लॉक पे मैं 100 न्यूटन का फोर्स ना लगाता तो ड्यू टू 300 न्यूटन फोर्स ब्लॉक हैविंग द वन टेंडेंसी फॉर स्लाइडिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो गाइस प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंगल, सॉरी द वैल्यू क्या पूछा उसने, वेदर, बस चेक करना आपको, द डिटरमाइन द वेदर द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, क्या ब्लॉक यहां इक्विलिब्रियम की कंडीशन में या रिलेटिव मोशन हो रही है जी। प्लीज स्पीक माय नेम। अच्छा मोंडल साहब ने कहा, सुभादीप मोंडल, तो सुभादीप मोंडल सेइंग दैट कि प्लीज टेल मी, प्लीज स्पीक सर गिवन माय नेम, बट वाई स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट वन, इसकी क्या जरूरत आपको पड़ गई। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मैं आपका नाम वैसे ही बोल दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
मेरे लिए मेरा वो स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट सुपर मेरा फेवरेट स्टूडेंट्स होता है जब मैं आपको कभी क्लास में क्वेश्चन दूं और आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाएं। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाएं। मैं इसको अगले पेज पे डाटा को लिख देता हूं। मैंने अगले पेज पे आपको डाटा बना के दिखाया। ये देखो, इन दोनों सरफेस के बीच में जो म्यू एस की वैल्यू है, यहां क्वेश्चन में दे रखा म्यू एस बिकम इज इक्वल टू 0.25। ये मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में दे रखा है। और म्यू के बिकम इज इक्वल टू 0.20 सब कुछ दे रखा। क्वेश्चन में बस चेक करने के लिए बोला है कि हियर द रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल और नॉट, क्या यहां रिलेटिव मोशन है या नहीं है। केवल और केवल आपको यह चेक करके बताना है द हियर इज रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल और नॉट। चलो गाइस, सबसे पहले मुझे क्या करना है, द फर्स्ट आई विल ड्रॉ द वन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वन ब्लॉक। फर्स्ट मुझे सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो गाइस प्लीज यू कैन सी हियर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वन ब्लॉक। जैसे कि ये ब्लॉक आपके पास, मैंने ग्रीन कलर से इसको दिखा दिया, जैसे कि ये ब्लॉक किसी एक सरफेस पे पुट किया गया था और वो जो सरफेस है आपके पास, वो सरफेस आपके पास ये है एंड वो सरफेस आपके पास ये था, वो सरफेस ये था। और आपको पता है ना कि जब आप 300 न्यूटन के कंपोनेंट करने वाले हो तो होता क्या है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन के आते हैं। एक कंपोनेंट आपके पास ये होता है और ये कंपोनेंट आपके पास 300, ओके एक मिनट प्लीज, और एक कंपोनेंट मास का ये होता है। सपोज करेगा इस इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है और वो एंगल आपके पास थीटा है, वो एंगल आपके पास कितना है, थीटा एंगल है, थीटा। तो गाइज नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं इस W, अगर इस 300 की जगह 300 न्यूटन की जगह W लिख दूं तो ये कंपोनेंट आपके पास बनेगा W साइन ऑफ थीटा। इसको कहूंगा मैं W साइन ऑफ थीटा। ये W साइन ऑफ थीटा है और इस वाले कंपोनेंट को मैं कहूंगा द W कोसाइन ऑफ थीटा। और जहां पे W की वैल्यू 300 न्यूटन दे रखी है, ओके गाइस 300 न्यूटन दे रखी है। अब आप एक काम करें, यहीं पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगाएंगे, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं ये नॉर्मल रिएक्शन लगी और जिस नॉर्मल रिएक्शन को आपने कैपिटल ऑफ एन से कहा है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसी लाइन के अलोन ऊपर की ओर एक फोर्स और लग रहा है और वो फोर्स है आपके पास कितना है, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। प्लीज गाइस 1 मिनट 100 न्यूटन का फोर्स है। अगर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया और नीचे की ओर W इज इक्वल टू साइन थीटा लगाया तो वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द दैट वन। अच्छा एक बात बताओ, इस ब्लॉक को नीचे की ओर पुल करने वाला फोर्स कौन है? इस ब्लॉक को नीचे की ओर पुल करने वाला फोर्स W साइन थीटा है। तो पहले तो चेक कर लो कि W साइन थीटा की वैल्यू है कितनी। प्लीज 1 मिनट में यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W साइन थीटा। अगर मैं यहां पे W में यहां लिख रहा हूं W साइन थीटा की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो W कितना था, W की वैल्यू 300 है। अच्छा साइन थीटा क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल का एंगल, ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लिख दूं तो साइन थीटा बिकम इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो आपका 3 बना, परपेंडिकुलर तो आपके पास यहां 3 है तो 3/5, क्योंकि 3/5 ये साइन थीटा की वैल्यू है। क्योंकि यहां दे रखा, देखो ये साइड दे रखी ना उसने ऐसे करके, ये साइड कितनी कितनी दे रखी उसने, 5, 3 और 4 ये दे रखी हैं। मतलब ये 3 थी और ये 4 है और ये 5 है और ये एंगल आपका थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो मैं जब 5 से 300 को काटूंगा तो 6 पंजे 30, 60 आ गया और 60 बिकम इज इक्वल टू 180। यानी कि ब्लॉक पे नीचे की ओर लगने वाला फोर्स 180 है और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स आपके पास कितना है, 100 न्यूटन का है। यानी कि ये जो ब्लॉक आपने मुझे यहां बना के दिखाया था, इस ब्लॉक पे नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो 180 लग रहा है। मैं आपसे क्या बोला था प्लीज जरा सुनिएगा, वो 180 लग रहा है और ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है। तो प्लीज बताओ इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगे, एक 100 और एक 80 न्यूटन का, तो ब्लॉक की मोशन होने की टेंडेंसी नीचे की ओर है, सो दैट फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपकी म्यू एस इंटू दी एन है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि रिलेटिव मोशन है या नहीं है। तो जब आपको चेक करना होता है तो उस केस में आप म्यू एस का यूज करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। और म्यू एस की वैल्यू आपके पास पता कितनी है, यू नो व्हाट इज म्यू एस। देखो इधर देखो, म्यू एस की वैल्यू 0.25 है तो म्यू एस बिकम इज इक्वल टू 0.25। देखो क्वेश्चन के डाटा में भी पढ़ लो, 0.25 आपको दे रखी है।
तो म्यूएस की वैल्यू 0.25 है। फिगर से एक बार फिर देखो, एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन बिकम इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है। तो मैंने यहां लिख दिया एन बिकम इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, देन दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 2.5। मैं यहां लिख देता हूं, दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 0.25, डब्ल्यू की वैल्यू 300 है, एंड प्लीज कॉस थीटा की वैल्यू यू नो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा की वैल्यू यहां से भी आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। कॉस थीटा यहां से इस ट्रायंगल से कितना बनेगा, 4/5, कॉस थीटा बिकम इज इक्वल टू 4/5। तो यहां पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिख दूंगा 4/5। तो हियर वी विल यूज दी कॉस थीटा बिकम इज इक्वल टू 4/5। अगर मैंने यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू को अगर 4/5 लिख दिया 4/5, तो आफ्टर सॉल्विंग दैट वन ये कितना बना, 5 अंक 30, तो ये 60 हो गया। जब 60 की पहले तो 25 की 4 से मल्टीपल करो तो 100, लेकिन ये 0.25 है तो एक बचा, यानी कि सॉल्व करके 60 आ गया। कितना बन गया, 60 बन गया। यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन है। नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना था, 180, और ऊपर की ओर कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन। एन प्लस के कितना बना, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 60 बना। यानी कि पीछे की ओर मैक्सिमम लगने वाला फोर्स 160 हो सकता है, 160 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन पीछे की ओर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना है, 180। सो डेट नीचे की ओर लगने वाला जो मैक्सिमम फोर्स है वो 180 है, और ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स है वो आपका केवल और केवल 160 है। यानी कि 60 होगा सर एफ मैक्सिमम। बिल्कुल सही बोला आनंद कुमार ने, जी से मल्टीपल नहीं किए सर आप। कहां पे, नहीं 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 नहीं, जी से मल्टीपल नहीं करेंगे बेटा, यहां जी से मल्टीपल नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि W 300 kg में नहीं है, 300 आप फिगर में देखें एक बार, प्लीज 1 मिनट, 300 न्यूटन है, वो ऑलरेडी मास नहीं है यहां पे। ये मास अगर 300 kg होता तब इस 300 kg को न्यूटन बनाने के लिए जी से मल्टीपल करना, लेकिन वो ऑलरेडी न्यूटन में दे रखा है। सो डेट नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स 180 का है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स 160 है। सो डेट हियर द रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट। अगर रिलेटिव मोशन हो गई तो अब क्या होगा, प्लीज अगले पेज पे फिर चलते हैं। अगर रिलेटिव मोशन हो गई तो प्लीज नाउ अगेन वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वन ब्लॉक। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके इसको सुनेंगे, प्लीज 1 मिनट। ये मैं बहुत जबरदस्त फंडा बोल रहा हूं। अगर यहां रिलेटिव मोशन अगर हो गई तो आपको पता ना नीचे लगने वाला फोर्स कितना था, नीचे लगने वाला फोर्स आपके पास कितना, प्लीज मुझे बताओ ना, नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, नीचे लगने वाला फोर्स है W sin थीटा। प्लीज 1 मिनट, थोड़ा सा उसको सुनेंगे। नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है W sin थीटा, और W sin थीटा की वैल्यू अभी आपने कितनी लिखी थी, W sin थीटा की वैल्यू अभी आपने कितनी लिखी थी, W sin थीटा की वैल्यू अभी आपने लिखी थी 180। क्या लिखी थी, 180। और प्लीज इसी प्लेन के अलोन आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन। कितना लगाया, 100 न्यूटन। रिलेटिव मोशन होने के चांस नीचे की ओर हैं, तो प्लीज अगर रिलेटिव मोशन होने के चांस नीचे की ओर हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगने वाला। लेकिन अब यहां तुम पहले ही चेक कर चुके हो कि रिलेटिव मोशन हो गई। अगर रिलेटिव मोशन हो गई तो आप यहां पे जो बोलेंगे फ्रिक्शन को, मैंने आपसे बोला था अगर कहीं रिलेटिव मोशन हो गई तो आप उसको म्यू के इंटू दी एन कहने वाले हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर रिलेटिव मोशन हो गई तो प्लीज 1 मिनट, अगर रिलेटिव मोशन हो गई तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कहां लगेगा, नीचे की ओर। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहां लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि अगर कोई ब्लॉक अगर मोशन में आएगा तो उसके पास उसका एक्सेलरेशन जरूर होगा। दिस वन इज एक्सेलरेशन। और एक बात बिल्कुल हमेशा याद रख लो, आप इसको अपने पल्ले से बांध लो इस बात को स्टूडेंट्स, आप लोगों को कभी यह बात नहीं भूलनी है। अगर मैं कभी आपसे कह दूं कि एम में जो सूडो फोर्स होता है, जिसको इनर्शिया फोर्स भी कहते हैं, एम में किस डायरेक्शन में लगता है, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। एम में ऑलवेज, यह बात बिल्कुल आपको नोट में लिखनी है, इसरो का क्वेश्चन है और ईएससी का भी प्रॉब्लम है। एम में ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैं कभी भी अगर तुमसे कहूंगा एम में क्या है, एम में एक इनर्शिया फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, आपको हमेशा कहना है एक्सीलरेशन के बिल्कुल अपोजिट लगने वाला है। एक्सीलरेशन अगर नीचे की ओर है
तो प्लीज 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 1 मिनट एम में पीछे की ओर लगेगा। दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू एम में। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वन ब्लॉक। अगर रिलेटिव मोशन हो गई तो तुमसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछ सकता हूं। तो प्लीज गाइज आप मुझे इक्वेशन बताएं, क्या बना? 180 बिकम इज इक्वल टू, आप देखें ना प्लीज, 180 नीचे की ओर हो गया, ऊपर की ओर क्या क्या फोर्स बने? ऊपर की ओर एक फोर्स बना 100, बिल्कुल। एक फोर्स बना एम में, बिल्कुल सही। एक फोर्स बना म्यू के इंटू एन, एक फोर्स बना म्यू के इंटू एन। 180 बिकम इज इक्वल टू 100। मास कितना? मास सर मास तो दे नहीं रखा, वेट दे रखा 300। तो वेट को अगर स्मॉल जी से डिवाइड कर दूंगा तो मास बन जाएगा, और स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लेना इनटू एक्सेलरेशन। और म्यू की वैल्यू कितनी? 0.2। और एन की वैल्यू कितनी थी? एन की अभी आपने कैलकुलेट करके दिखाया था। यहां देख लें एन की वैल्यू कितनी है। एन बिकम इज इक्वल टू कितना लिखा था मैंने, यहां देखें, एन बिकम इज इक्वल टू ये रहा। एन की वैल्यू कितनी थी? डब्ल्यू cos थीटा के बराबर थी। एन की वैल्यू किसके बराबर है? डब्ल्यू cos थीटा के, लिखा ना मैंने, एन बिकम इज इक्वल टू डब्ल्यू cos थीटा। तो एन की वैल्यू डब्ल्यू cos थीटा के बराबर है, आप देख लें। यानी कि एन की वैल्यू अगर मैं डब्ल्यू cos थीटा की बात कर रहा हूं तो वो बनेगी 240, क्योंकि 60 इंटू 4 बिकम इक्वल टू 240। कितनी बनी? 240। यानी कि मैं यहां एन की वैल्यू लिख दूंगा 240। जब इसको सोल्व करा तो बन के आ गया 180 बिकम इक्वल टू जी एन प्लस ऑफ, इसको 10 ले लो, तब 10 को सोल्व करा तो बन गया 30 इंटू ए, और माइन प्लस ऑफ 240 को ये बन गया 48, ये बन गया 48। तो 180 माइनस के 148 एंड बिकम इज इक्वल टू 30 इंटू ए। जब इसको सोल्व किया तो आई थिंक आप कैलकुलेशन के बाद आप मुझे यहां लिख के दिखा सकते हैं, 180 में से 148 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और जो बन के आएगा उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। 180 में से 148 गए, कितने बचे? 24। एंड 24 कैसे बचेंगे यार, गलत बता रहे हो। 180 में से 148 जाएंगे तो 150, 30, 32 बचेंगे। 32 कितने बचेंगे? 32 बचेंगे यार, 32 बचेंगे। 32 को 30 से डिवाइड करो, 32 को 30 से डिवाइड करो, 32 को 30 से डिवाइड करो, कितना बना? जल्दी से बताएं प्लीज। 32 को 30 से डिवाइड करो तो एक्सीलरेशन बिकम इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं बोल रहा हूं मुझे एक्सीलरेशन भी बताओ। एक्सीलरेशन बताओ कितना बना? एक्सीलरेशन बिकम इज इक्वल टू 32 अपॉन में 30। 32 को 30 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया? प्लीज जल्दी से बताएं। 32 को 30 से डिवाइड करो। आनंद कुमार, अरविंद साहब फटाफट आंसर बताओ। 32 को 30 से डिवाइड करो। बताओ जल्दी से आंसर। अरविंद साहब एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। थर्टी टू डिवाइडेड बाय 30 कितना बना? मैं कैलकुलेशन तो मैं भी कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स आप ही मुझे कैलकुलेशन करके दिखाएं, ताकि आप लोगों को यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए, कि ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं आंसर लिख दूं, आप तो मुझे बताएंगे नहीं आंसर। 1.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन इज एक्सीलरेशन ऑफ दैट वन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको लिख के दिखाया। एक्सीलरेशन ऑफ द वन ब्लॉक बिकम इज इक्वल टू कितना बना? एक्सीलरेशन ऑफ दैट वन ब्लॉक 1.006। बहुत बढ़िया, तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके गाइस, अब लास्ट प्रॉब्लम और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये क्वेश्चन गेट की प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि ये जो 100 kg का ब्लॉक आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, ये 100 kg का जो ब्लॉक है, ये जो आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, मैं तुमसे यहां ये पूछना चाहता हूं, बता दिए सर जी, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि m0 की रेंज क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन सुन लो, व्हाट शुड बी द वन वैल्यू ऑफ m0। m0 की रेंज बतानी है आपको, क्या होनी चाहिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m0। m0 की रेंज बतानी है कि m0 की वैल्यू क्या पुट करूं, सो दैट क्या होना चाहिए, सो दैट जो 100 kg का ब्लॉक आपने रखा है, 100 kg ब्लॉक नाइदर मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, नाइदर मूव डाउनवर्ड और अपवर्ड,
नाइदर मूव डाउनवर्ड डाउनवर्ड और अपवर्ड, ना तो वो नीचे मूव करे और ना ही वो अपवर्ड में मूव करे। यानी कि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि एम नोट की वैल्यू, ये जो एम नोट है, इस एम नोट की वैल्यू कितनी पुट कर दूं कि 100 केजी वाला ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाए। सपोज करो एम की वैल्यू तुमने ज्यादा पुट कर दी, तो एम क्या करेगा, एम नोट वाला मास क्या करेगा, अपना आप नीचे की ओर जाएगा, तो वो 100 केजी के ब्लॉक को अपनी ओर खींच लेगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया अरविंद साहब। आप एम नोट की वैल्यू अगर कुछ पुट करेंगे, एम नोट की वैल्यू अगर कुछ पुट करेंगे, तो एम नोट अगर आपने ज्यादा पुट कर दिया तो क्या होगा, एम नोट क्या करेगा, 100 केजी के ब्लॉक को ऊपर की ओर खींच लेगा, अगर एम नोट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो। अगर एम नोट की वैल्यू कम हो गई तो 100 केजी वाला ब्लॉक एम नोट को ऊपर की ओर खींच लेगा, तो 100 केजी वाला ब्लॉक फिर भी मोशन में चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एम नोट की रेंज बतानी है, सो दैट 100 केजी वाला ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाए और ना ही नीचे की ओर आए। यानी कि एम नोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और यहां पे जो म्यूएस की वैल्यू है, एक काम करें, म्यूएस की वैल्यू को तो क्या लिखें, 0.5 लिख दें। चलो म्यूएस की वैल्यू को 0.5 ले लें, और यहां पे केवल और केवल म्यूएस का ही यूज करना है। प्लीज म्यूके का यूज नहीं करना। अगर यहां म्यूके की वैल्यू 0.4 भी लिख के दे देता तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको म्यूएस का ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है नाइदर मूव डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी कि यहां मोशन नहीं होनी चाहिए। अगर मोशन नहीं होगी तो स्टैटिक कंडीशन है। अगर कंडीशन स्टैटिक है तो प्लीज आप मुझे यहां बताना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द वन वैल्यू ऑफ द एम नॉट एंड व्हाट इज शुड बी द वन वैल्यू ऑफ द एम नॉट। एम नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाए ना ही नीचे की ओर जाए। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो यहां पे मेरे पास दो कंडीशन है, मैं दोनों कंडीशन आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं केस नंबर 1 की। क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, सुनते चले जाओ। यहां पे दो केस पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। नाउ फर्स्ट आई विल वांट टू एक्सप्लेन यू द केस नंबर 1। जैसे मैं सबसे पहले 100 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो ये जो 100 केजी का ब्लॉक था, ये 100 केजी का ब्लॉक है, ये 100 केजी वाला ब्लॉक है। ओके गाइस, ये 100 केजी का ब्लॉक है। एक काम करें, इसके मास को m कह दें, इस वाले ब्लॉक के मास को m कह दें। सुनते चलना, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कंपोनेंट इसका बना mg sin थीटा। ये कंपोनेंट कितना बना, mg sin थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना बना, इस कंपोनेंट को भी आप जानते हैं। ये कंपोनेंट कितना बना, ये कंपोनेंट आपके पास बना mg cos थीटा। और ये प्लीज नॉर्मल रिएक्शन है, कैपिटल एन, ये कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन है। और प्लीज एक बस यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा डाउट अगर किसी बच्चे को आता ना, यहां सबसे बड़ा डाउट आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। बस सपोज करो ये फ्रिक्शन फोर्स अभी एफ है, मैंने अभी आपको फ्रिक्शन फोर्स लगा के नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मास के साथ एक केबल भी जुड़ी है। सपोज करो इस केबल में टेंशन टी है, इस केबल में कितनी टेंशन है, टी है। अभी मैंने आपको फोर्स लगा के नहीं दिखाया, सुनते चलना, अभी मैंने आपको फोर्स लगा के नहीं दिखाया। देखो ये 100 केजी है, ठीक है ना, 100 केजी का एक वेट ऐसे लगेगा, समथिंग मैंने यही बना दिए। और ये टेंशन है, सपोज करो इस केबल में टेंशन टी है, तो यहां पे भी टेंशन कितनी होगी, टी होगी। अब मैं एम नोट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। लो जी, मैंने एम नोट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो यहां पे दो केस हैं, दोनों के दोनों केस को मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। एक बार आपके पास ये बना एम नोट जी, ये बना एम नोट जी, ओके। और ऊपर की ओर क्या बनना है, टेंशन टी बननी है। ऊपर की ओर क्या बनी है, टेंशन टी बनी है। सुनते चलना प्लीज, टेंशन टी बन गई। प्लीज गाइस आप यहां से देखो, यहां पे कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, क्योंकि 100 केजी का ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाना चाहिए ना नीचे की ओर जाना चाहिए, तो नो रिलेटिव मोशन। तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है। जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 होगा। और इस वाले ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। नाइदर मूव वर्टिकली अपवर्ड एंड नाइदर मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल, सॉरी एक्सेलेरेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन इस वाले ब्लॉक के लिए कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक किसी भी सरफेस को टच नहीं करता। फ्रिक्शन केवल और केवल यहां लगेगा क्योंकि ये सरफेस को टच कर रहा है। लेकिन अब यहां पे भी दो कंडीशन थी। केस नंबर 1 क्या है, मैं पहले एक काम करता हूं, एक काम कर लें प्लीज, मेरी बात सुनेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। इसी डायग्राम को कट करके मैं अगले पेज पर और बना देता हूं, ताकि फिर वो मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, 1 मिनट, ताकि मुझे ये डायग्राम फिर दोबारा ना बनाना पड़े। मैं आपको यहां पे 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। मैं इसी डायग्राम को एक अगले पेज पे और बना देता हूं, समथिंग लाइक दैट। ओके गाइस,
आपने इसको ये बनाया। ओके, तो मैं पहले वाले केस की बात करता हूं, इस वाले केस की बात करता हूं। तो गाइस पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहां पे दो कंडीशन है, मैं आपको फिर पीछे वाले पेज पे लेके चलता हूं। एक बार मेरी पीछे वाले पेज की बात करेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि 100 केजी वाला ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाए ना ही नीचे की ओर आए। तो यहां पे दो कंडीशन है, 100 केजी वाला ब्लॉक या तो नीचे की ओर भी आ सकता है और या ये ऊपर की ओर भी जा सकता है। 100 केजी वाला ब्लॉक नीचे की ओर कब आएगा? जब एम नोट की वैल्यू कम हो गई हो। अगर मास कम लगा दूं तो 100 केजी वाला ब्लॉक एम नोट को ऊपर की ओर खींच लेगा। अगर एम नोट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो एम नोट नीचे ज्यादा मूव करेगा, वो 100 केजी को ऊपर घुमा लेगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं ना तो ब्लॉक ऊपर की ओर जाए ना ही नीचे की ओर जाए। तो दो कंडीशन है, केस नंबर ऐसे अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट 100 केजी मास मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दो कंडीशन हो सकती हैं, मूव इन डाउनवर्ड वर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा एज्यूम कर लो कि सपोज करो 100 केजी वाले ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर सकता है। यानी कि मैंने ऐसा सोच लिया कि 100 केजी वाला ब्लॉक हैविंग द वन टेंडेंसी फॉर द मूवमेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन। मैंने सोचा अगर ये 100 केजी वाला ब्लॉक अगर नीचे की ओर जाने की टेंडेंसी पुट करता है तो प्लीज अब फ्रिक्शन फोर्स को मैं अब लगा के दिखाऊंगा। मैंने आपसे बोला था ना फ्रिक्शन फोर्स को कब लगाना है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर। और ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू दी एन होने वाली है। तो प्लीज गाइज इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके मैं इसको बता दूंगा। तो प्लीज मुझे बताओ क्या क्या बना। इसको सोल्व करके इक्वेशन बनेगी एम जी, देखो इक्वेशंस में आपको लिख के दिखा रहा हूं क्या क्या बनेगी, एक मिनट देख लेंगे प्लीज। इक्वेशंस में आपको बता रहा हूं क्या क्या बनेगी, थोड़ा सा वेट करें प्लीज। इक्वेशन में बता रहा हूं आपको क्या बनेगी, एक मिनट प्लीज 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 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट। इक्वेशंस में आपको लिख के दिखा रहा हूं। इक्वेशंस यहां लिख देता हूं क्या बनेगी। इक्वेशन बनेगी यहां पे एम जी, इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी एम जी साइन थीटा एंड बिकम इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बिकम इज इक्वल टू टी, टेंशन टी है और एक आपके पास फ्रिक्शन फोर्स एफ है। दो ही तो फोर्स हैं ऊपर की ओर लगने वाले, एक टेंशन टी और एक फ्रिक्शन फोर्स। गाइस अब आपको पता ना टी की वैल्यू किसके बराबर है? टी बिकम इज इक्वल टू एम नोट जी के बराबर है। आप देख लें यहां से टी नोट टी किसके बराबर है? एम नोट जी के। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू एस इंटू दी एन के। और एन की वैल्यू किसके बराबर है? एम जी कॉस थीटा के, एम जी कॉस थीटा के। प्लीज मेरी बात सुनो, एम की वैल्यू कितनी? 100 केजी। एम कितना? 100 केजी। एक काम करना, जी को 10 लिख देना। जी को कितना ले लेना? 10। जी को 10 ले लेना। तो m की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, और g की वैल्यू 10 पता, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके m नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर देना। जब मैं यहां से m नोट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिख देता हूं क्या बन के आएगी। तो m नोट g बिकम इज इक्वल टू बनेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, इधर आके ये माइनस हो गया, देखो ना m मैं म्यू एस को इस साइड में ले आऊंगा, इधर आके माइनस हो गया, और माइनस में क्या बना? म्यू एस एम जी एंड कोसाइन ऑफ थीटा, ये बन के आया। जब मैंने इसको सोल्व करा तो एम नोट की वैल्यू आ गई, देखो जी से जी कट गया, जब जी से जी कट गया तो कितना बना? एम साइन थीटा, जी से डिवाइड कर दो, एम साइन थीटा माइनस के म्यू एस और इनटू एम कॉस थीटा, एम कॉस थीटा, ये एम नोट की वैल्यू आ गई। नाउ दी एम नोट बिकम इज इक्वल टू, आप इसको ये भी लिख सकते हैं एम साइन थीटा एंड माइनस के एम, सॉरी एम कॉमन ले लिया था, माइनस के म्यू एस और इनटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री पुट करो और म्यू एस की वैल्यू 0.5 पुट करो, दोनों को सॉल्व करो और एम नोट की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। सॉल्व कर लेंगे, छोड़ दो चाहे आप इतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले मास की वैल्यू है, ये वो मास है। अगर आपने इस ब्लॉक के मास को, अगर एम नोट को अगर इससे थोड़ा सा भी कम कर दिया तो 100 केजी वाला ब्लॉक उसको नीचे की ओर खींच लेगा। दूसरा केस क्या है? केस नंबर 2, दूसरे केस की बात करो। अगर सपोज करो अब मैं कह दूं कि 100 केजी मास, 100 केजी मास हैविंग द टेंडेंसी फॉर द मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये अब अपवर्ड में मूव कर सकता है, पहले डाउनवर्ड में मूव करने की टेंडेंसी थी, अब अपवर्ड में जा सकता है। अगर ये अपवर्ड में जाएगा तो प्लीज अब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो यहां पे जो इक्वेशंस आपके पास बन के आएगी वो इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, वो बनेगी एम जी साइन थीटा एंड प्लस ऑफ स्मॉल एफ, अब देख रहे हैं प्लस ऑफ स्मॉल एफ और बिकम इज इक्वल टू टी, ये बन के आएगी। अब सबकी वैल्यू फिर पुट कर दो, वैल्यू सबकी फिर पुट करो, जब वैल्यू फिर पुट करेंगे तो क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा एट टी की वैल्यू आपको पता है ना कितनी है? एम नॉट जी एंड बिकम इज इक्वल टू कितना बना? एंड प्लस कितना बना? प्लीज बना एंड एक मिनट, ओ प्लीज गलत लिख दिया,
एम नॉट जी स्मॉल एफ की प्लस वैल्यू करनी थी, प्लीज सॉरी डेट वन, सॉरी दिस वन इज नॉट अ समथिंग, एम जी कॉस थीटा प्लस के फ्रिक्शन फोर्स एंड प्लस के म्यू एस एम जी कॉस थीटा एंड बिकम इज इक्वल टू टी, और टी बिकम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू जी। तो सबको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, एम नॉट बिकम इज इक्वल टू, यहां से जी से डिवाइड करा और एम कॉमन ले लिया, अगेन फिर वही फंडा, एंड साइन थीटा, और यहां प्लस का साइन आ जाएगा, एंड म्यू एस इंटू जी कोसाइन ऑफ थीटा। तो यानी कि आपके पास यहां पे इन दोनों केस को सोल्व करके मास की दो वैल्यू बन के चली आई। यानी कि आप अगर ये कह सकते हैं कि अगर मास की वैल्यू इससे तो कम हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां प्लस है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इससे इस वाले केस नंबर 1 की कंपेयर में इतनी हो, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर मास की वैल्यू लाई करती है तो समझ लेना इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हो सकती। यानी कि मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि अब मैं एक फाइनली आंसर लिख सकता हूं, इफ अगर इसकी वैल्यू एम नॉट की वैल्यू एम साइन थीटा माइनस के म्यू एस कॉस थीटा से तो ज्यादा हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम नॉट की रेंज है, अगर इन दोनों के बीच में लाई करती है एम साइन थीटा एंड प्लस ऑफ म्यू एस कॉस थीटा, अगर इन दोनों के बीच में लाई करती है तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हो सकती, ना तो 100 केजी का ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा और ना ही नीचे की ओर आएगा। अब मैं क्या करता हूं, प्लीज अब 342 होगा, देख लेते हैं। अब मैं यहां पे सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं, एक मिनट प्लीज, मैं क्वेश्चन को सोल्व करके एक बार आंसर लिखता हूं, अब आप प्लीज देखते चले जाएंगे। 100, एक बार आपने क्या लिखा साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री आपने लिखा साइन 20 डिग्री, और माइनस के म्यू एस, म्यू की वैल्यू आपकी 0.5 थी, और इनटू कॉस 20 डिग्री आपने लिख दिया कॉस 20 डिग्री। जब आपने इस पहली इक्वेशन को सोल्व किया तो प्लीज आप पूरा इक्वेशन को सोल्व करके दिखा देंगे। एक काम करेंगे, यहां पे म्यू एस की वैल्यू मैंने ज्यादा बोल दी है, आप म्यू एस की वैल्यू यहां पे काम करेंगे, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, यहां म्यू एस की वैल्यू को 0.2 लिख देना, यहां म्यू एस की, वो तो कैलकुलेशन है, कुछ भी पुट कर लेना, म्यू एस की वैल्यू जो भी होगी, यहां पे जो आपने म्यू एस की वैल्यू को लिखी थी, इसको म्यू एस को रफ करके इस म्यू एस की वैल्यू को आप 0.2 कह देना, म्यू एस की वैल्यू को कितना कह देना 0.2, म्यू एस बिकम इज इक्वल टू 0.2, म्यू एस की वैल्यू को 0.2 कह देना। ओके गाइस, तो म्यू एस की वैल्यू अगर 0.2 है तो नाउ हियर वी कैन फाइंड आउट द अदर वन ईच वन टर्म्स वैल्यू। तो यानी कि इसको सोल्व करके अब आप यहां से एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, यहां पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंक्लाइन प्लेन की एंगल की वैल्यू भी मुझे नहीं पता कितनी हो सकती है, थीटा की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, म्यू एस की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने तो एक जर्नल आपको मेथड प्रूफ करके दिखा दिया, बस यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और सबको सोल्व करके चले जाएंगे गाइस। यानी कि ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करके दिखाया है, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन वन गेट एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन गेट की प्रॉब्लम है, 2 नंबर की प्रॉब्लम थी। तुमको इस क्वेश्चंस में यह पूछा गया था कि मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एम की एम नॉट की वैल्यू कितनी पुट करूं कि सो डेट ये ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाए और ना ही नीचे की ओर जाए, माइनस नहीं आएगा, एम की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया था, मैंने वहां पे प्रॉब्लम कर दी थी। आप 1 मिनट एक काम और करेंगे, यहां पे एक चीज और गड़बड़ हो रखी है, इस म्यू के की वैल्यू को यहां से रफ कर देंगे, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, यानी कि आप यहां डायरेक्ट म्यू के की वैल्यू को 0.1 भी कह सकते हैं, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास की वैल्यू निगेटिव आ रही है। आई थिंक मैंने म्यू एस की वैल्यू को 0.5 ज्यादा बोल दिया था, वो आप लोग समझ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू जो भी है। तो गाइस मुझे अभी यहां पे, ये तो रैंडमली मैंने वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया था, मुझे यहां पे नहीं पता था म्यू एस म्यू के क्या है, बस ऐसे ही मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट मेरा यह है, अगेन फिर समझ लें कि एक ब्लॉक एम नॉट की वैल्यू कितनी पुट करूं कि ब्लॉक ना तो ऊपर की ओर जाए ना ही नीचे की ओर जाए। तो 2 कंडीशन हो सकती हैं ब्लॉक ऊपर ना नीचे की जाने की। बस आप जब इस ब्लॉक का एम नॉट 100 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अब बस आपको यहां पे सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की बात यह है कि आपको यहां यह देखना पड़ेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स आपने स्मॉल ऑफ एफ लगाया है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को आपको कहां लगाना है, ये ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो प्लीज फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा, और दूसरी कंडीशन, अगर ये ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड में मूव कर सकता है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। यानी कि ब्लू के लिए ब्लू और रेड के लिए रेड। बस यही एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, ये इस क्वेश्चन की की है, ये इस क्वेश्चन की की है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू आपको डाटा में गिवन होगी,
म्यूएस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने म्यूएस की वैल्यू को 0.2 लिया और मास की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे 100 केजी लिया और जैसे आपने थीटा की वैल्यू को यहाँ 20 डिग्री लिया। सबकी वैल्यू पुट करना, सबको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पे बिलीव नहीं है, कैलकुलेशन तो आप कुछ भी कर लो यार, कैलकुलेशन में तो जो वैल्यू आपने पुट करनी है कर लेना। बस आप मुझे ये बताओ क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यू हैव गॉट इट द कॉन्सेप्ट और नॉट। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, कॉन्सेप्ट यस या नो, बस ये बताओ कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का समझ में आया या नहीं आया। कितने बच्चे यस बोलेंगे और कितने बच्चे नो बोलेंगे, प्लीज फटाफट कमेंट में टाइप करके बताओ, क्योंकि बस मुझे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, बाकी तो आप समझ जाएंगे, बाकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मुझे लगता गाइस आप यहां पे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं कि हाउ वी विल फाइंड आउट दिस समथिंग। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, प्लीज फटाफट बता दें। कॉन्सेप्ट आई थिंक यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यानी कि कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो बस कॉन्सेप्ट ही मुझे समझाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूं, वो आप घर से करके लेके आएंगे और बड़े कमाल की चीज है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, प्लीज जरा सुनिएगा। ये कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी एक सरफेस पे आपने पुट किया है और प्लीज प्लीज 1 मिनट, आपको गॉड ने दिमाग भी दिया है तो थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लेंगे, तुक्के मार के मत आ जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। इस टाइप से ये ब्लॉक किसी एक सरफेस पे पुट किया गया है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस ब्लॉक पे कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स आपके पास, मैंने जो अप्लाई किया है वो फोर्स आपके पास कैपिटल एफ है। वो फोर्स कितना है, कैपिटल एफ है। इस तरीके से जो फोर्स आपने यहां अप्लाई किया है, दिस फोर्स मैग्नीट्यूड बिकम इज इक्वल टू कैपिटल एफ। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल एफ है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैपिटल एफ है। और ये फोर्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल बना रहा है और ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। और इस ब्लॉक का मास 20 केजी है, 20 केजी है। और यहां पे म्यू एस की वैल्यू 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। तुमसे क्वेश्चन में यहां कुछ पूछा गया है, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन मेरे पास ये है, तुमको इस क्वेश्चंस में ये बताना है कि अगर मैं इस ब्लॉक पे कोई फोर्स अगर अप्लाई कर देता हूं और फोर्स की वैल्यू अगर आपके पास एफ है, लेकिन ये नहीं पता कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में ये पूछा है टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेबल। यानी कि अगर मोशन हॉरिजॉन्टल में स्टार्ट करनी है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मोशन वर्टिकल में स्टार्ट करनी है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ, आपको फोर्स एफ की वैल्यू बतानी है टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन, टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन। यानी कि आपको यहां बताना है कि एफ की वैल्यू कितनी पुट करूं कि रिलेटिव मोशन आपके पास क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन व्हाट शुड बी द वन वैल्यू ऑफ द एफ। लेकिन रिलेटिव मोशन भी कहां, इन एक्स डायरेक्शन ओनली, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन होनी चाहिए, एक्स डायरेक्शन ओनली। दूसरा क्वेश्चन है वाई डायरेक्शन ओनली, केवल और केवल वाई डायरेक्शन में हो जाए, या चलो बोथ लिख दो, एक्स डायरेक्शन ओनली। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स डायरेक्शन ओनली। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मतलब मोशन या तो आपके पास एक्स में हो या वाई में हो, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मतलब आपके पास जो मोशन है वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में हो जाए। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं इसके, दोनों पार्ट को मैंने आपको बना के दिखा दिया। पहला पार्ट मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1 और दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दैट वन प्रॉब्लम क्वेश्चंस क्या है, अगेन फिर सुन लें। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इस प्रॉब्लम में तुम्हें ये बताना है कि फोर्स एफ की वैल्यू कितनी पुट कर दूं कि ये ब्लॉक केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करके चले जाए। तो ये क्वेश्चन आपको घर से कल के लेके आना है। एक क्वेश्चन मेरे पास क्या है,
तुमसे क्वेश्चन में फिर पूछा गया कि प्लीज इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए कि ये ब्लॉक एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में मूव करके चला जाए। तो गाइज ये क्वेश्चंस आपको मुझे बताना है और ये क्वेश्चंस मैं आपसे कल पूछ लूंगा। मैं आपको फिर बता दूं, इस प्रॉब्लम में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फोर्स एफ की वैल्यू कितनी हो टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज यस बोलें। क्वेश्चन सॉल्व कल करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज यस बोल दें। इन दैट वन प्रॉब्लम यू वांट टू फाइंड आउट द वन वैल्यू ऑफ द एक्स, फोर्स एफ, एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन। आपको फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने के लिए, और केवल एक्स डायरेक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा पार्ट, मतलब एफ की वैल्यू आप कितनी हो जाए कि ये ब्लॉक एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में मोशन करके चली जाए। अगेन फिर सुने, यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होने के चांस क्या है, क्योंकि गाइज आप यहां पे एन की वैल्यू को एम जी लिख देंगे, लेकिन यहां एन की वैल्यू एम जी नहीं है, आप फोर्स एफ के दो कंपोनेंट कर लेंगे। पता आपको ये क्या है? ये इस टाइप की प्रॉब्लम आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। पता ये जो ऐसा सोच लो कि जैसे ये कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपने यहां रखा गया है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और ये फोर्स है एफ साइन थीटा। पता फ्लूइड मैकेनिक्स में ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को आप क्या कहते हैं? अगर यहां तो ये वाई फोर्स है, अगर ये फ्लूइड स्टैटिक्स होता तो पता ऊपर, और ये बॉडी पूरी की पूरी वाटर में डिप होती, तो ऐसे फोर्स को आप बयंसी फोर्स कह देते। जैसे ये पानी के अंदर ये पूरी डूबी हुई है, अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर पूरी डिप हो जाए तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को, अगर ये डेंसिटी फ्लूइड की रो होती तो इसको ऊपर को लगने वाले फोर्स को तुम बयंसी फोर्स कह देते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ये क्वेश्चन ये भी गेट की प्रॉब्लम है। जब किसी बॉडी को तुमने वाटर में डिप किया तो वो ऊपर की ओर भागेगी, अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होती तो उसको रोकने के लिए तुमने नीचे की ओर जमीन से, ग्राउंड सरफेस से एक धागा टाइट कर दिया, किसी वायर के थ्रू, यानी कि धागे के थ्रू उसको बांध दिया, ये ग्राउंड सरफेस है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि टेंशन टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी ताकि ये ब्लॉक पानी के अंदर ऊपर की ओर ना भागे। एक क्वेश्चन ये भी था, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पे जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वाई डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्स को तुम एफ वाई कह देते हैं, लेकिन जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ूंगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैं, अगर कोई बॉडी सबमर्ज्ड है, मतलब पानी के अंदर अगर डिप है, अगर कोई बॉडी डिप है तो वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैं बयंसी फोर्स कह दिया करूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, तो प्रॉब्लम यही है फ्रिक्शन की बात में, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो आप मुझे करके दिखाएंगे कभी, मैं पूछूंगा, पहला वाला क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी हो चुका है। जैसे मैं गाइज आपको कई बार बता चुका हूं, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहां पे, जैसे कि कुछ बच्चे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि सर आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर वे में नहीं हो रही हैं, कभी आप कोई सा भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो गाइज एक्चुअली में ये यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, ये हमारी जो यूट्यूब पे क्लासेस गोइंग ऑन है वो फ्री लाइव क्लास है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिलेबस अगर प्रॉपर वे में पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको पढ़ना है, तो आपको हमारा बैच, पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमारा जो पेड बैच है, पेड जो बैच मेरा स्टार्ट होने वाला गेट का, वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है 13 जुलाई को। हमारे यहां पे गाइज मैं आपको फिर बता दूं, 13 जुलाई को गेट का बैच, पेड बैच स्टार्ट होने वाला है। और सारी ब्रांच के लिए, कौन कौन सी ब्रांच के लिए? मैकेनिकल के लिए भी, सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए भी। अच्छा गाइज एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, एक बात छोटी सी और सुनेंगे, एक छोटी सी बात और सुन ले मेरी। मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि देखो, आप कभी किसी भी चैनल पर अगर जाते हो तो आपको अगर गेट का बैच अगर परचेज करना होगा तो भाई साहब आप बहुत लंबी चौड़ी फीस जमा करते हो। लेकिन हमारे यहां पे अड्डा 24/7 पे, 24/7 का मतलब समझते हो ना, 24 घंटे सातों के सातों दिन हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम 24 घंटे आपके साथ जुड़े हैं और 7 के 7 दिन। तो प्लीज अड्डा 247 पे क्या है कि हमने जो अपनी गेट की फीस रखी है वो सबसे कम फीस रखी है। जैसे एक बच्चे ने रात मुझे फोन भी किया था, वो परचेस करने के लिए बोल भी रहा था, उसने परचेस भी किया था। तो गाइस जो हमारी फीस थी उसको टोटल 6,500 रुपए के करीब फीस पड़ी है यार। 6,500 रुपए में आपको गेट का पूरा बैच कौन देगा? यानी कि अभी ये, लेकिन ये वैलिड है कुछ दिनों के लिए क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। वैसा हमारी फीस 24,000 रुपए के करीब है,
लेकिन रात उसको 70% के करीब ऑफ मिला, क्योंकि जो अगर आप हमारी अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करते हो और ऐप के थ्रू अगर आप फीस डिपॉजिट करते हो तो आपको 70% ऑफ मिलना है। सपोज करो अगर ये ऐप के थ्रू अगर आपको ऑफ नहीं मिलता और आप किसी और दूसरे तरीके से फीस जमा करना चाहते हो तो आप मेरा फैकल्टी प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं Y237। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ऑन दी स्पॉट 62% का ऑफ मिलेगा। 62% का आपको ऑफ मिलने वाला, चाहे वो एसएससी जेई क्रैकर्स का बैच हो, चाहे वो गेट 2021 का बैच हो। तो गाइज मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आप फटाफट जाओ और अड्डा 24/7 के चैनल पे जाके स्टोर में जाओ और कोर्स को परचेज कर लें, जो भी आपको कोर्स परचेज करना है। तो प्लीज बिल्कुल भी वेट ना करें, आप इस चीज का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। और एसएससी जेई का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्रैकर बैच है वो हमारा 22 जून से स्टार्ट होने वाला है। और इस बैच की टाइमिंग मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे बैच की टाइमिंग कैसे रहेगी। जो हमारा एसएससी जेई का जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट अभी होने वाला है उसकी टाइमिंग सारी ब्रांच के लिए 3 से 5 रहेगी। 3 से 5 शाम में, मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में 3 से 5 यानी कि पीएम पे। लेकिन जो भी गेट का बैच स्टार्ट होगा, गेट के बैच की टाइमिंग आपकी रहेगी 7 से 12। 7 से 12 में हम आपको 2 घंटे पर डे नॉन टेक भी पढ़ाएंगे। 7 से 12 में यानी कि 7 to 9 आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। मैथ और एप्टी, यहां पे अब हम आपको मैथ और एप्टी पढ़ाएंगे। लेकिन 9 से 12 में हम आपको 3 घंटे पर डे टेक्निकल की क्लासेस भी देंगे, यानी कि 3 घंटे आपको पर डे टेक्निकल की क्लास मिलेंगी। और आप हमारा स्टडी प्लान जाके पूरा का पूरा साइट पे चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा साइट प्लान आपको दिया है। जैसे कुछ बच्चों को बड़ा डाउट भी हो रहा था कि मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने अभी नेट पे देखा भी था कि स्टडी प्लान के बारे में, तो स्टडी प्लान सब कुछ पढ़ा हुआ, आप सब कुछ देख लेना। तो 9 to 12 आपको हम टेक्निकल पढ़ाएंगे गाइस, ओके। तो जो भी स्टूडेंट को जो भी डाउट आप प्लीज पता कर सकते हैं। और प्लीज आफ्टर डेट 1 इस लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। लेक्चर को लाइक करें प्लीज, और लेक्चर को में कमेंट भी कर दें और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि आज आपको फ्रिक्शन की क्लास कैसी लगी है, फ्रिक्शन की क्लासेस आपको कैसी लगी हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच। मैं अपने आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं। आपसे फिर सेम मुलाकात करेंगे, सेम टाइमिंग पे, सेम चैनल पे एंड 2:30 PM पे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइमिंग पे। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।